This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 38 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर जाती है, लेकिन वो हनीमून उस लड़की का लास्ट ट्रिप साबित होता है। वहां पर उस लड़की की कोई हत्या कर देता है। आप यहाँ पर सोचें कि उस हस्बैंड ने जहां तक पॉसिबिलिटीज हैं उस लड़की की हत्या की होगी, लेकिन ऐसा भी आप नहीं सोच सकते क्योंकि उन्होंने लव मैरिज करी थी और अगर उनके बीच में कोई झगड़ा होता, उनकी आपस में बनती ना, तो वो मैरिज ही क्यों करते, शादी क्यों करते। बात कर रहा हूं मैं अन्नी दीवानी की। His wife was found dead in the abandoned taxi. The couple walking back to the Cape Grace. They found the car with Annie's body in it. There's a space this way. Today was not fair on us. I lost my sister. अन्नी का जन्म हुआ था 12 मार्च 1982 को स्वीडन के अंदर जगह है एक मैरी स्टेट, वहां पर। और अन्नी एक हिंदोचा परिवार से थी और वैसे तो वो परिवार सारा हिंदुस्तान से बिलोंग करता था, भारत के मूल से थे वो, लेकिन वो स्वीडन में जाकर बस गए थे और स्वीडन के अंदर उनका अच्छा खासा कारोबार था, अच्छे खासे पैसे वाले थे वो। अन्नी काफी खुश मिजाज वाली लड़की थी, वो अपने आसपास के लोगों को खुश रखती थी, खुद एकदम हमेशा खुश रहती थी। वक्त के साथ साथ अन्नी बड़ी हुई, उसने पहले अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, स्कूलिंग के बाद में उसने इन्वेंशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद में वो स्वीडन के स्टॉकहोम के अंदर एक इरिक्सन नाम की कंपनी में काम करने लगी। अब काम के सिलसिले में अन्नी का लंदन आना जाना लगा रहता था और लंदन में ही इस ट्रिप के दौरान अन्नी की मुलाकात होती है एक श्रियान दीवानी नाम के शख्स से। श्रियान दीवानी भी एक भारतीय मूल से था और इंग्लैंड में ब्रिस्टल इलाके में वो रहता था। इसके अलावा श्रियान भी काफी अच्छा खासा पैसे वाला था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, अपने फैमिली बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा था। अब अन्नी और श्रियान की मुलाकात होती है, धीरे धीरे वो दोस्त बनते हैं, दोस्त के बाद में वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, उसके बाद में दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और बाद में वो फैसला करते हैं शादी करने का। अब शादी करने की बात जब आती है, वो अपने घर वालों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं अन्नी को पसंद करता हूँ, अन्नी कहती है मैं श्रियान को पसंद करती हूँ। श्रियान और अन्नी के घर वाले आपस में मिलते हैं और सभी एकदम खुश, किसी को भी शादी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं थी, सभी काफी खुश थे इस शादी को लेकर। अब वो फैसला करते हैं कि वो इन दोनों की शादी वहां पर इंग्लैंड में या फिर स्वीडन में नहीं करेंगे, वो इन दोनों की शादी करेंगे भारत में। इसके बाद दोनों परिवार आ जाते हैं भारत और 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई के पवाई लेक के एक आलीशान 5 स्टार होटल के अंदर धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न होती है। सभी परिवार वाले, लड़का लड़की एकदम खुश थे। अब शादी के बाद में हनीमून की बारी आती है और श्रियान रिकमेंड करता है कि हम साउथ अफ्रीका चलते हैं। अब 7 नवंबर 2010 की वो साउथ अफ्रीका की 2 टिकट्स बुक कराते हैं। 7 नवंबर आती है, वो प्लेन में बैठते हैं और साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। साउथ अफ्रीका की वो केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं। अब उस एयरपोर्ट पर आने के बाद में वो एक दूसरी डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं और क्रूगर नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं अफ्रीका के अंदर ही। अब अगले 4 दिन तक वो उसी पार्क के अंदर रहते हैं, वहां पर वो घूमते करते हैं। बाद में तारीख आती है 12 नवंबर 2010, दोनों वापस पहुंच जाते हैं केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां पर पहुंचने के बाद में एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, एयरपोर्ट से वो कोई टैक्सी करते हैं और टैक्सी से वो पहुंच जाते हैं केप ग्रेस होटल, वहां का एक सबसे आलीशान होटल, 5 स्टार होटल। अब होटल में पहुंचने के बाद में वो दोनों सारा दिन होटल के अंदर ही रहते हैं, शाम को बस डिनर करने के लिए बाहर निकलते हैं। अगला दिन आता है 13 नवंबर। 13 नवंबर को भी वो पूरे दिन होटल के अंदर ही रहते हैं, कहीं पर भी बाहर नहीं जाते। 13 नवंबर को शाम को वो अपने कमरे से निकलकर सबसे जाते हैं होटल के बाहर में, वहां पर बैठकर थोड़ी बहुत ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बाद में अपने कुछ फोटोज खिंचाते हैं और ड्राइवर का इंतजार करते हैं बैठे बैठे। अब उनका शाम का प्लान था कि वो वहां पर कुछ उसकी सिटी की नाइट लाइफ देखेंगे और कुछ वहां का छोटा मोटा बाहर खाना खा कर आएंगे। तो उन्होंने टैक्सी को बुलाया था, टैक्सी वही जिसने उनको एयरपोर्ट से लेकर होटल छोड़ा था, उसी टैक्सी को वापस बुलाया था। उस ड्राइवर का नाम था जोलो टोंगो और उसके पास एक वोक्सवैगन की शेरियन नाम की कार थी। तो रात को करीब 8 बजे वो होटल के बाहर पहुंच जाता है। वो दोनों मियां बीवी आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उस ड्राइवर को बोलते हैं, जोलो टोंग को बोलते हैं कि एक ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर ले चलो जहां पर सुशी बहुत अच्छी मिलती हो। तो ड्राइवर उन्हें ले जाता है सर्फ साइड रेस्टोरेंट में, जहां पर 9:33 को वो उस रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं खाना खाने के लिए और लगभग 1 घंटे बाद में 10:24 को वो उस रेस्टोरेंट से वापस बाहर आ जाते हैं। वहां से वो दोनों वापस उसी टैक्सी के अंदर बैठते हैं और गुगलेतु एक जगह है, वहां पर उस जगह में जाने का फैसला करते हैं। अब गुगलेतु ये जो जगह थी, ये एक स्लम टाइप का एरिया था, यहाँ पर बहुत सारी बस्तियां थी, गरीब बस्तियां थी। तो गुगलेतु पहुंचने के बाद में जब ड्राइवर एक मोड़ के ऊपर एक टर्न ले रहा था, अब टर्न ले रहा था मोड़ के ऊपर, तो उसने अपनी गाड़ी धीरे करी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी धीरे करी, एक शख्स ने जोर से सामने के शीशे पर हाथ मारा। जैसे ही उसने हाथ मारा, अंदर बैठा ड्राइवर, अन्नी और श्रियान तीनों चौंक उठे। गाड़ी के अंदर आवाज और भी जोर से सुनाई देती है जब भी कोई बाहर से हाथ वगैरह मारता है। तो वो खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि 2 शख्स हैं और दोनों ने हाथों में हथियार ले रखे हैं।
रखे हैं, पिस्टल ले रखी है। अब वो कुछ सोचते कुछ करते उससे पहले उन दो में से एक शख्स ड्राइवर वाला गेट खोलता है, ड्राइवर को बाहर फेंकता है और ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ जाता है। दूसरा शख्स पीछे आकर अन्नी और श्रियान के पास में आकर बैठ जाता है। बाद में वो श्रियान का मोबाइल ले लेता है, उसका पर्स ले लेता है, उसके पैसे ले लेता है, कुछ जेवरात थे गले में चैन वैन वो ले लेता है। उसके बाद में वो आगे निकल जाते हैं ड्राइवर को वहीं छोड़। अब कुछ देर चलने के बाद में करीब 20 मिनट वो चलेंगे, उसके बाद में वो श्रियान को भी वैन से बाहर धक्का मारकर निकाल देते हैं। अब वो दोनों लुटेरे अन्नी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। रात के लगभग 12 बजे की ये बात है। श्रियान के पास कोई मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल लुटेरों ने छीन लिया था, तो वो दर दर वहां पर भटकता है, किसी से मोबाइल लेने के लिए किसी से मदद मांग ली गई थी। किस्मत से उसे थोड़ी देर में एक शख्स मिलता है, वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस फौरन मौका वारदात पर वहां पर पहुंचती है। अब श्रियान पुलिस को सारी कहानी बताता है और जब पुलिस को पता चलता है कि ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के सिटीजन हैं, तो पुलिस भी फौरन हरकत के अंदर आ जाती है। आमतौर पर वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसे लुटेरी होना, किडनैपिंग होना बहुत ही आम बात है, बहुत ही क्राइम रेट वहां की काफी ज्यादा है, खास करके उस एरिया की। तो पुलिस फौरन हरकत में आती है, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और वो स्पेशल टीम लग जाती है अन्नी को ढूंढने के काम में। अब श्रियान और पुलिस दोनों उस होटल, जिस होटल के अंदर वो ठहर रहे थे, उस होटल के अंदर आ जाते हैं और श्रियान पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाता है। कुछ देर बाद में जो टैक्सी का ड्राइवर था जोलो टोंगो, उसको भी पुलिस ढूंढ लेती है और उसको भी उसी रात के लगभग 1 बजे उसी होटल के अंदर लेकर आती है और उसका भी पुलिस रिटर्न के अंदर बयान लेती है। इसके बाद पुलिस ने स्वीडन में रह रहे अन्नी के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी बेटी का किडनैप हो चुका है। तो जैसे ही सभी को पता चला किडनैपिंग के बारे में, तो सभी एकदम हैरान हो गए, सभी परेशान हो गए। तुरंत अन्नी के पापा विनोद हिंदुचा फ्लाइट की एक टिकट बुक कराते हैं साउथ अफ्रीका के लिए और हाथों हाथ एयरपोर्ट के लिए वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस अपनी पूरी जी जान से अन्नी को ढूंढने के लिए लगी हुई थी। अगला दिन होता है, तारीख आती है 14 नवंबर 2010। सुबह के लगभग 7:50 हुए थे। जो गाड़ी थी वॉक्सवैगन की, उस टैक्सी ड्राइवर की जो गाड़ी थी जिसमें किडनैप हुआ था, वो गाड़ी पुलिस को एक लावारिस हालत के अंदर सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। जब पुलिस उस गाड़ी को देखती है तो उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, वो गाड़ी एकदम वीरान थी। लेकिन जब पुलिस उस गाड़ी के पास जाती है और पास जाकर वो दरवाजा उस गाड़ी का खोलती है, पुलिस हैरान, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर पिछली सीट के ऊपर अन्नी की लाश थी। अन्नी के 3 गोलियां मारी गई थी, सबसे पहले चेस्ट में, एक हाथ पर और एक गले में। अन्नी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, उस गाड़ी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। उसके पति श्रियान और उसके पिता, जो कि अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, विनोद हिंदुचा, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब ये खबर मीडिया में आती है और मीडिया में आने के बाद में आग की तरह ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। सबकी नजर इस केस पर थी, तो साउथ अफ्रीका की पुलिस भी अपनी पूरी जी जान से इस केस के ऊपर लगी हुई थी, इस केस को सोल्व करने के लिए। अब दूसरी तरफ अन्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि अन्नी को 3 गोलियां नहीं मारी गई थी, अन्नी को केवल 1 गोली मारी गई थी। उससे 1 गोली मारी गई यहाँ से, उसने बचाने के लिए अपना हाथ आगे किया, वो गोली गई हाथ में और हाथ से चेस्ट में, चेस्ट से गले से होते हुए वो पीछे से निकल गई। तो ऐसा देखने पर लग रहा था कि 3 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन असल में अन्नी को केवल 1 ही गोली मारी गई थी। पुलिस अब कार में कुछ एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ अन्नी के पिताजी विनोद हिंदुचा 14 नवंबर की रात को 11 बजे साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अब उनको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर किसी ने किडनैप किया है, वो लुटेरे थे, तो लुटेरों को तो चाहिए पैसा, और विनोद हिंदुचा अपने साथ पैसे, फिरौती के पैसे साथ लेकर आ रहे थे। उनको पैसे चाहिए थे, उनको वो पैसे दे देते और अन्नी को वापस छुड़ा लेते, ऐसा सोचा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने अन्नी को मारा क्यों? साउथ अफ्रीका के अंदर काफी सारी किडनैपिंग होती है, लेकिन वो फिरौती के पैसे लेकर आराम से उस लड़की को या फिर जो जिसका भी किडनैप हुआ उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने अन्नी को मारा क्यों? अन्नी के घर वाले फिरौती देने के लिए भी तैयार थे, फिर भी उन्होंने अन्नी को क्यों मारा? अब बस इस सवाल का जवाब जानना था। अब उसके अगले दिन 15 नवंबर 2010 को फोरेंसिक टीम को एक सफलता हासिल होती है। जो गाड़ी के ऊपर फोरेंसिक जांच चल रही थी, उसमें एक एविडेंस फोरेंसिक टीम को मिलता है। वो एविडेंस था एक इंसान के पंजे का निशान। जब उन्होंने गाड़ी रुकाई थी, जब वो किसी मोड़ पर गाड़ी स्लो कर रही थी, जब लुटेरों ने हाथ मारा था गाड़ी के शीशे पर, तब उसके पूरे हाथ का फिंगरप्रिंट उस गाड़ी के शीशे पर छप गया था। ये फोरेंसिक टीम ने उठाया और मैच कर देखा और ये सक्सेसफुली मैच भी हो गया। ये मैच हुआ जोलिले मंगिनी नाम की एक शख्स से। जोलिले एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, अक्सर वो छोटी मोटी चोरियां, छोटी मोटी किडनैपिंग्स करता रहता था, लेकिन कोई भी मर्डर का मामला उसके सर दर्ज नहीं था। अगले दिन पुलिस उसको वहां की ही एक लोकल बस्ती से गिरफ्तार कर लेती है और बाद में उससे पूछताछ शुरू होती है। अब वो ये कबूल कर लेता है कि उसने ही उस दिन था, वो उस गाड़ी के अंदर वो ही था जिसने गाड़ी को रुकाया था, लेकिन गोली अन्नी के उसने नहीं मारी थी, गोली उसके साथ वाले ने मारी थी और उसके साथ वाले का नाम था जिवाम्बोडा क्वाबे। वो बताता है कि क्वाबे गाड़ी चला रहा था, आगे वाली सीट पर बैठा था, उसने गाड़ी रोकी, बंदूक निकाली और पीछे गया अन्नी के पास। अन्नी से उसने अपने पर्स छीनने की कोशिश की, अन्नी को बोला कि पर्स दे दे, लेकिन अन्नी ने मना कर दिया पर्स देने से, वो पर्स देने से इनकार करती रही। उसको गुस्सा आ गया, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अन्नी की गोली मार दी। जैसे वो उसने गोली मारी तो अन्नी ने अपना हाथ आगे किया और वो आगे की कहानी आपको पता है, उसके 3 जगह गोली लगी। पुलिस लग जाती है क्वाबे को खोजने में। दूसरी तरफ अन्नी के सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके थे, उसकी बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया गया था और विनोद हिंदुचा और श्रियान उसका पति उसको अब इंग्लैंड ले जाते हैं लास्ट राइट्स के लिए। 17 नवंबर को पुलिस क्वाबे को गिरफ्तार कर लेती है, उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहां पर जब उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि इसके सर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। क्वाबे एक सीधा साधा आम नागरिक है। अब जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि वो कबूल करता है कि हाँ मैं उस दिन गाड़ी के अंदर था, लेकिन वो कहता है कि गोली मैंने नहीं चलाई। वो कहता है कि उसका जो साथ वाला था उसने गोली चलाई। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके साथ वाला भी गिरफ्तार हो चुका है, तब वो
वो यहाँ पर एक नया ही राज खोलता है। वो कहता है कि हमें ये सब करने के लिए एक शख्स ने कहा था, एक शख्स ने सुपारी दी थी और उस शख्स का नाम था मोंडे मोम्लोम्बो। अब पुलिस अगले दिन मोंडे मोम्लोम्बो को उसके घर से ही उठा लेती है। मोंडे कोलोसियम नाम के एक होटल में रिसेप्शन के ऊपर काम करता था। मोंडे के ऊपर भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कोई भी दर्ज नहीं थे, कोई भी अपराध का मामला उसके ऊपर दर्ज नहीं था। उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पूछताछ शुरू होती है और उसको जब पता चलता है कि क्वाबे और उसके साथ वाला दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, तब वो एक तीसरा ही या फिर दूसरा ही खुलासा करता है कहानी। वो कहता है कि दरअसल उसको ऐसा करने के लिए या फिर ये किराए के मर्डरर्स हायर करने के लिए किसी ने कहा था। जब पुलिस उससे पूछती है कि किसने कहा था, तो वो नाम लेता है जोलो टोंगो का, जो उस टैक्सी का ड्राइवर था जो अन्नी सिरियान को दोनों को घुमा रहा था, जिसकी वो गाड़ी थी। अब सबके कान खड़े हो गए। पुलिस भी एकदम हैरान हो चुकी थी कि जिसको जो हमारे सामने था, जिसको हमने आराम से छोड़ा है, वही मैन कातिल है या फिर उसने ही सुपारी दी है। पुलिस लगती है जोलो टोंगा को ढूंढने में, लेकिन जोलो टोंगा तब तक फरार हो चुका था। पुलिस को वो कहीं पर नहीं मिलता है। 2 दिन तक पुलिस कोशिश करती है, पुलिस को नहीं मिलता, लेकिन तीसरे दिन जोलो टोंगा पुलिस स्टेशन में अपने लॉयर के साथ खुद हाजिर हो जाता है। वो कहता है कि देखो साहब, मैं इसके अंदर निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके दोनों तीनों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, तब वो लगता है कि वो फंस गया। उसी वक्त पुलिस उसे कहती है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, जो भी तुमने किया है, जो भी नहीं किया है, सब कुछ बताओ ईमानदारी से, हम तुम्हारी सजा कम कर देंगे। तो जोलो टोंगा अब यहाँ पर इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आता है। जोलो टोंगा कहता है कि ये कोई अचानक से हुआ एक्सीडेंट नहीं था या फिर ये कोई लूटपाट नहीं थी, ये सारा एक प्री प्लान्ड मर्डर था और इस सारे मर्डर की प्लानिंग और किसी ने नहीं की थी बल्कि सिरियान ने करी थी, जो कि था अन्नी का पति। पुलिस एकदम से हैरान। लेकिन अब जोलो टोंगो की इतने से बयान से या फिर इतनी सी गवाही से ये साबित नहीं होता कि उसने ही मर्डर करवाया है या फिर उसने ही साजिश रची थी। सिरियान काफी बड़ा आदमी था, तो इतने से एक गवाह के बल पर उसको नहीं उठा सकते, उसके ऊपर हाथ नहीं मार सकते। तो पुलिस अब लगती है सारी सीसीटीवी वगैरह खंगालने में और कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने में। अच्छा, वो जोलो टोंगो पूरी कहानी बताता है पुलिस को। तो वो कहता है कि 12 नवंबर को जब जोलो टोंगो एयरपोर्ट के बाहर था और सवारियों की खोज में था, तब उसे एयरपोर्ट पर मिलते हैं सिरियान और अन्नी। वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है, वो उन दोनों को होटल के अंदर ले जाता है। जब वो उनको होटल के अंदर उतार रहा था, जब वो अपना सामान वगैरह उतार रहे थे, उस वक्त सिरियान ने उस टैक्सी ड्राइवर को बोला कि तुम जाना मत, यहीं पर रुकना, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी, एक काम है तुम्हारे लिए मेरे पास। तो सिरियान वापस होटल के अंदर जाता है अपनी बीवी के साथ और होटल के अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और उस टैक्सी के अंदर वापस आकर बैठ जाता है जोलो टोंगो के पास। अब जोलो टोंगो को वो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी का, मुझे मेरी बीवी का मर्डर करवाना है और इस काम के लिए मैं तुमको 15,000 रैंड दूंगा। रैंड अफ्रीका की करेंसी है और एक रैंड में 4 रुपए बनते हैं, लगभग 70,000 रुपए मैं तुमको मेरी बीवी के मर्डर करने के दूंगा। और ये मर्डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि एक अचानक से हुआ एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। जोलो टोंगो कहता है कि मेरे पास कोई ऐसे किराए के कातिल तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरे एक दोस्त से बात करके बताऊंगा। तो इतनी बात कर सिरियान वापस चला जाता है होटल के अंदर और जोलो टोंगो जाता है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम था ब्लोम्बो और वो उस होटल के कोलोजम होटल के रिसेप्शन के ऊपर काम करता था। जब जोलो टोंगो उसको पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे किराए के कातिल चाहिए, तो उसको पीछे के बैक ऑफिस के अंदर ले जाता है। जोलो टोंगो पूरी कहानी बताता है ब्लोम्बो को और ब्लोम्बो फोन करता है बाद में किराए के कातिल को जिसका नाम था क्वाबे। क्वाबे को फोन करता है, सारी बात बताता है। क्वाबे तैयार हो जाता है और इस काम को करने के लिए वो अपने साथ एक और साथी जुटा लेते हैं और सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक हुआ, जैसे जैसे उन्होंने प्लान किया था। अब सारी कड़ियां यहाँ पर जुड़ गई थी, सारा केस एकदम सामने क्लियरली दिखाई दे रहा था। सिरियान ने जोलो टोंगो टैक्सी ड्राइवर को सुपारी दी 15,000 रैंड के अंदर। टैक्सी ड्राइवर गया अपने दोस्त ब्लोम्बो के पास। ब्लोम्बो ने क्वाबे किराए के कातिल को फोन किया और उसने गरीब बस्ती के अंदर अन्नी का कत्ल कर दिया। और वो इसीलिए उस गरीब बस्ती के अंदर गए थे क्योंकि वहां पर इतना कोई आता जाता नहीं है और वहां की क्राइम रेट्स भी काफी ज्यादा है, वरना वो आधी रात को उस गरीब बस्ती में क्यों गए थे। अब यहाँ पर बाकी सब तो क्लियर था, लेकिन एक जवाब अभी भी बाकी था, कातिल का मोटिव। अगर सिरियान ने अपनी पत्नी अन्नी को मरवाया है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मोटिव होगा। बिना वजह कोई भी किसी को भी नहीं मरवाता। अब ये वजह पुलिस को पता करनी थी। पुलिस फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगती है और थोड़े ही टाइम बाद में पुलिस को एक शख्स मिलता है, एक नया किरदार मिलता है जिसका नाम था लियोपोल्ड लेजिर। लियोपोल्ड एक मेल प्रोस्टिट्यूट था। ये खुलासा करता है कि सिरियान इसके साथ रिलेशनशिप में था, सिरियान उसके साथ गे रिलेशनशिप में था। और पुलिस की और छानबीन के बाद में पता चलता है कि एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर सिरियान ने अपनी एक आईडी बना रखी है, प्रोफाइल बना रखी है और उसमें उसने जेंडर लिख रखा है गे। और उसकी जब प्रोफाइल एक्टिविटी चेक की जाती है तो पता चलता है कि जब हनीमून था, हनीमून के दौरान भी सिरियान उस आईडी के ऊपर एक्टिव था। 4-4 घंटे रोज वो उस आईडी के ऊपर बिताता था और अन्नी के मर्डर के बाद में, अन्नी की मौत के बाद भी वो रोज 1-1 घंटा 2 दिन उस आईडी के ऊपर एक्टिव रहा है। अब सारा मामला यहाँ पर क्लियर था, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सिरियान जा चुका था यूके और अब ये इंटरनेशनल मामला हो चुका था। पुलिस अब सारे गवाह और सबूत के साथ साउथ अफ्रीका की कोर्ट में एक वारंट इशू करवाने के लिए
एप्लीकेशन डालती है ताकि श्रेयान को यूके से साउथ अफ्रीका लाया जाए। सारे सबूत, सारे गवाह देखते हुए कोर्ट भी मंजूरी देता है श्रेयान को साउथ अफ्रीका लाने की। साउथ अफ्रीका पुलिस पहुंचती है यूके में एक अर्जी डालती है और 7 नवंबर 2010 को सुबह के 10:30 बजे श्रेयान को ब्रिस्टल नाम की जगह से इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के अंदर उन बाकी सभी के ऊपर ट्रायल चल रहे थे। सबसे पहले तो जोलो टोंगो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको 18 साल की सजा सुनाई जाती है। बाद में क्वाबे को 2 साल बाद में सजा सुनाई जाती है 25 साल की। क्वाबे के जो साथ वाला था जिसने गोली चलाई थी उसका नाम था जोलिले मंगिरी, उसको भी अन्नी के ऊपर गोली चलाने के मामले में उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। लेकिन उसने अभी तक भी नहीं एक्सेप्ट करा था कि गोली उसने चलाई, वो अभी भी मना कर रहा था कि गोली मैंने नहीं चलाई है। अगला शख्स मोंडियम ब्लोम्बो जो कि उस होटल का रिसेप्शनिस्ट था, उसको कोई भी सजा नहीं दी जाती है क्योंकि 2 पार्टीज को एक साथ मिलाना साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी कानून नहीं है कि ये जुर्म है, तो ब्लोम्बो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर श्रेयान को साउथ अफ्रीका लाने का कई साल तक केस चलता है, लेकिन श्रेयान के वकील ने कहा कि श्रेयान की अभी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको साउथ अफ्रीका ले जाना एक सही चीज नहीं होगी। लेकिन जब सारे सबूत और गवाह इंग्लैंड के कोर्ट में पेश किए गए तो 4 साल बाद में मार्च 2014 को श्रेयान दीवानी को इंग्लैंड के कोर्ट ने मंजूरी दे दी साउथ अफ्रीका ले जाने की। साउथ अफ्रीका आना अब पक्का हो चुका था श्रेयान का। उसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को साउथ अफ्रीका के कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। साउथ अफ्रीका आ चुका है श्रेयान। पूरी दुनिया इस केस के ऊपर नजर गड़ाए बैठी थी और कोर्ट रूम के बाहर भी काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी फैसला सुनने के लिए। तो पहली सुनवाई के दिन एक खुलासा करता है श्रेयान। वो अपनी स्टेटमेंट में लिखता है कि वो गे नहीं है, वो बाइसेक्सुअल है, उसे मर्दों और औरतों दोनों के साथ संबंध बनाना पसंद है। अब ये केस के अंदर मोड़ क्यों लाता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका की पुलिस ने ये लिखा था कि अपनी गे की आइडेंटिटी छुपाने के लिए श्रेयान ने अन्नी का कत्ल करवा दिया, लेकिन अब क्योंकि वो गे नहीं था, बाइसेक्सुअल था, तो पुलिस का ये दावा गलत साबित हो जाता है और यहाँ से ये केस काफी पलट गया और श्रेयान के पक्ष के अंदर चला गया। उसके बाद में बाकी के सबूत और गवाह सामने पेश किए गए और सबसे मेन गवाह जो कि था जोलो टोंगो, जिसने आमने सामने बात करी थी श्रेयान से, उसको जब कोर्ट के अंदर लाया जाता है, जब वो अपनी गवाही देता है तो वो पता नहीं कैसे गवाही देता है, उसकी गवाही उसके स्टेटमेंट से मैच नहीं होती है और जो ऑनरेबल जज था वो कहता है कि जोलो टोंगा की स्टेटमेंट और गवाही मैच नहीं कर रही है, इसने काफी सारे झूठ बोले हैं, काफी सारी मनगढ़ंत बातें बोली हैं, इसके चलते जोलो टोंगा की गवाही रद्द कर दी जाती है। अब जोलो टोंगा सबसे मेन किरदार था, सबसे मेन गवाह था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की पुलिस के पास में कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था, केवल गवाह थे, उस गवाह को भी खारिज कर दिया। अब यहाँ से कोर्ट कहता है कि अन्नी के मर्डर का कोई भी कनेक्शन सीधा श्रेयान से नहीं जुड़ रहा है और इस वजह से कोई भी इसका एविडेंस नहीं, कोई भी सबूत नहीं है, तो इस वजह से श्रेयान को बाइज्जत वहां से बरी कर दिया जाता है और श्रेयान बाहर निकलता है कोर्ट से और वापस इंग्लैंड चला जाता है। अभी श्रेयान आराम से अपनी गुमनाम जिंदगी जी रहा है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।